तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस की बात कर ली। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और अब हम प्रूफ करेंगे गाउसेस लॉ को। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाउसेस लॉ। कई लोग इसको गाउसेस थ्योरम भी कहते हैं, गाउसेस लॉ और गाउसेस थ्योरम। ठीक है जी, तो देखो बेटा गाउसेस लॉ या गाउसेस थ्योरम क्या होता है। मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो हम लिख लेते हैं लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए जो गाउसियन सरफेस लेना है वो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस लेना है। तो फॉर पॉइंट चार्ज the Gaussian surface is spherical। पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या किया, गाउसियन सरफेस को स्फेरिकल ले लिया। ठीक है बेटा, तो अब अगर देखें तो फटाफट से एकदम तेज निकालते हैं और सब लोग अपना दिमाग अप्रोच करते रहना। मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए गाउसियन सरफेस जो लिया वो स्फेरिकल लिया। अब लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे ही होगा। तो ये आपका हो गया स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। अब मान लो ये जो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस लिया, इस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस का कुछ रेडियस होगा। तो मान लेते हैं इसका जो रेडियस है बेटा वो कुछ r है, तो दिस इज योर रेडियस r। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक यहां पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेता हूं p। अब सबको पता है बेटा स्फेरिकल है, स्फेरिकल तो अगर स्फीयर है तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कर्व्ड सरफेस के लिए होता है फॉर्मूला d phi is equals to integral E vector dot dA vector। तो इस P पॉइंट पे मैं पहले बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर पॉइंट चार्ज है बेटा तो r डिस्टेंस दूर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, अवे होना चाहिए। तो बाहर की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। और चूंकि कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर होना चाहिए वो बिल्कुल जरा सा होना चाहिए। तो जरा सा हमने यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लिया dA। अब मैंने आपको बताया है कि एरिया वेक्टर उसी तरफ होता है जिस तरफ ऑब्जर्वर होता है। तो अगर यहाँ ऑब्जर्वर है तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। तो अगर एरिया वेक्टर की बात की जाए तो वो भी इसी तरफ बाहर की तरफ, दैट इज dA वेक्टर। अब अगर आपको 11th का टॉपिक याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि दो तरीके के यूनिट वेक्टर्स होते हैं बेटा जब कोई चीज सर्कुलर में प्रेजेंट की जाती है। तो एक यूनिट वेक्टर होता है रेडियस से बाहर की तरफ जिसको r कैप से लिखते हैं और इसका मतलब होता है रेडियल यूनिट वेक्टर। और एक होता है बेटा टेंजेंट की तरफ जिसको t कैप से लिखते हैं और इसको कहा जाता है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो दो तरीके के यूनिट वेक्टर हमने ऑलरेडी 11th में सीखा हुआ है, एक रेडियल यूनिट वेक्टर और एक टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको ध्यान से देखो। अगर आपको दिख रहा हो बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखो रेगुलर गाउसियन सरफेस लेने का यही फायदा होता है कि तुम किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लो इस पूरे गाउसियन सरफेस पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने से क्या होता है बेटा कि अगर cos थीटा की फॉर्म में तुम कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब देखते हैं बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको r कैप लिखते हैं, r कैप, जहां r कैप का मतलब क्या होता है रेडियल यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जो रेडियस से बाहर की तरफ होता है बेटा उसको हम r कैप से प्रेजेंट करते हैं और उसको कहा जाता है रेडियल यूनिट वेक्टर। तो अब अगर देखा जाए तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k q बाय r स्क्वायर और साथ में r क्या। इसी तरीके से अगर एरिया की बात की जाए तो dA वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड dA लिया और इसका डायरेक्शन भी बाहर की तरफ मतलब r क्या। अब मैं क्या करता हूं इसका फॉर्मूला पुट करता हूं फ्लक्स निकालने का। तो d phi का phi इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर मतलब k q बाय r स्क्वायर
आर कैप डॉट डीए आर कैप। अब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो फाई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और डीए आर कैप डॉट आर कैप तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर फाई की बात की जाए तो फाई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, तो k बाहर आ जाएगा, q बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर बाहर, सिर्फ अंदर क्या बचा बेटा, dA बचा। अब ध्यान से समझना, फाई इज इक्वल्स टू k q बाय r स्क्वायर और dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a। अब कुछ बात है जिनको यहां समझना बहुत जरूरी है बेटा, इसको अभी समझोगे तो गाउस लॉ का जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो वो हमको समझ में आएगा और बेहतर। देखो यहां q का क्या मतलब है बेटा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है फाई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू a, इसमें बारी बारी से समझो मतलब क्या होता है। इस q का मतलब होता है बेटा चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, जो भी चार्ज है गाउसियन सरफेस के अंदर वो चार्ज। और इस A का मतलब है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। दिस A इज कॉल्ड एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। तो अब अगर मैं बातचीत आगे बढ़ाऊं तो चूंकि हमें स्फेरिकल सरफेस है गाउसियन सरफेस, तो जो इसका एरिया हो जाएगा बेटा, वो एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर का जो भी एरिया होता है तो स्फीयर का एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू आया हमारे पास q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस और साथ में एप्सिलॉन नॉट जिसको परमिटिविटी कहते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो q है ना, ये कहलाता है नेट चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे याद रखें, फ्लक्स इज इक्वल्स टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां q नेट का मतलब है नेट चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस। अब इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल में एसोसिएट करेंगे, तो इन पैरामीटर्स को हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट एप्लीकेशन, देखो फ्लक्स के दो फॉर्मूले मिल गए, एक फॉर्मूला तुमको मिला फ्लक्स इज इक्वल्स टू अभी जो निकाला q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक और फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो याद रखना फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, ज्यादातर जगहों पे दोनों फॉर्मूले के साथ एसोसिएट होकर हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट एप्लीकेशन फ्लक्स का, मान लो मेरे पास ये गाउसियन सरफेस है, इस गाउसियन सरफेस में एक पॉइंट यहाँ है, लेट सपोज ये है +5q, यहाँ पे है -2q, यहाँ पे है +3q और यहाँ पे है -1q। अब मुझे कहता है कि बताओ कि इसका नेट फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू अभी सिखाया q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इनसाइड द गाउसियन सरफेस नेट चार्ज, तो 5 -2 तो 5 प्लस का और 2 माइनस का, मतलब इसको अगर मैं लिख लूं तो 5q -2q + 3q -q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा इसका नेट चार्ज। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू 5 - 2 इट इज 3, 3 + 3 इट इज 6, 6 - 1 इट इज 5, तो 5 नेट आ गया 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है फ्लक्स निकालने के लिए। क्लियर हो गई बात। अगला एक और एप्लीकेशन हम समझेंगे, मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है और एक और स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है, दो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है बेटा, दोनों का रेडियस r है, ये भी स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, इसका भी रेडियस r, और लेट सपोज ये जो फर्स्ट केस है
इस फर्स्ट वाले केस में जो चार्ज है वो सेंटर पे है और सेकंड वाले केस में चार्ज यहां कहीं है, और हमसे अब कहता है कि बताएं फ्लक्स क्या होगा दोनों केस में। तो अगर दोनों केस में बात की जाए तो फ्लक्स बेटा सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है। क्लियर है बात सबको? तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्लीकेशन से हमें क्या समझ में आता है बेटा कि चार्ज किसी भी पोजीशन पे हो, आइदर इट इज ऑन सेंटर और एनीवेयर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ना रेडियस की मतलब एरिया के किसी पैरामीटर की डिपेंडेंसी नहीं है, ना पोजीशन ऑफ चार्ज की डिपेंडेंसी है। तो इस चीज को हम लिखेंगे कि फ्लक्स कैन नॉट डिपेंड्स, राइट डाउन, फ्लक्स कैन नॉट डिपेंड्स, फ्लक्स कैन नॉट डिपेंड्स on the position of charge inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface। तो याद रखेंगे फ्लक्स जो है बेटा वो चार्ज किस कोने में है गॉसियन सरफेस के, इस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही एरिया के पैरामीटर पे। मान लो यहाँ रेडियस आर है, यहाँ रेडियस आर पर मान लेते हैं, तो भी फ्लक्स क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फ्लक्स कैन नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इस चीज को भी हम याद रखेंगे, फ्लक्स कैन नॉट डिपेंड्स ऑन क्या बेटा, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। दूसरी बात, फ्लक्स कैन नॉट डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर ऑफ गॉसियन सरफेस। भले ही कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंसीडरेशन में हम क्या बोला मैंने आपको कि हमें कंसीडरेशन में जो है वो क्या रखना है बेटा, गॉसियन सरफेस को कैसा रखना है, हमेशा रेगुलर गॉसियन सरफेस रखना है। क्लियर हो गई बात सबको? चलो अगला एक और एप्लीकेशन देखते हैं। अगर मान लो हमारा डाइपोल सिस्टम किसी गॉसियन सरफेस के अंदर प्लेस्ड है, तो अगली हेडिंग छोटी सी डालेंगे, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ डाइपोल सिस्टम, electric flux for a dipole system when placed in Gaussian surface, when placed in Gaussian surface, when placed in Gaussian surface। तो मान लो मेरे पास ये गॉसियन सरफेस है बेटा और इसके अंदर एक डाइपोल सिस्टम है। तो डाइपोल सिस्टम के बारे में सब लोग जानते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल जरा सा। तो मान लेते हैं ये एक प्लस क्यू और ये एक माइनस क्यू, इसके बीच के डिस्टेंस को 2a लेते हैं, अभी भी 2a ले लेते हैं। तो एक प्लस का एक माइनस का, अब फ्लक्स निकालना है, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है बेटा। तो अगर फ्लक्स की बात की जाए तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, हमको पता है डाइपोल सिस्टम में एक चार्ज प्लस का एक माइनस का और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो फ्लक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है बात सबको? तो अगर डाइपोल सिस्टम का किसी गॉसियन सरफेस में फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अब यहां से एक और चीज समझ में आती है, देखो फ्लक्स का मतलब हमने सीखा है नंबर ऑफ लाइंस, और लाइंस कौन सी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सब लोग याद रखेंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी एरिया, यही कहलाता है हमारा फ्लक्स। तो अब देखो यहां ना डाइपोल सिस्टम के केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 आई, तो अगर फ्लक्स की वैल्यू बेटा 0 आई तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइंस ही नहीं है, लाइंस तो है, पर इसका क्या मतलब है फ्लक्स के 0 आने का बेटा, कि जितनी लाइंस सरफेस के अंदर आई
उतनी ही लाइन सरफेस से क्या हो गई, बाहर चली गई। ठीक है, तो इस चीज को भी हम नोट करके नोट में लिखेंगे कि इफ फॉर एनी चार्ज सिस्टम, इफ फॉर एनी चार्ज सिस्टम, इफ फॉर एनी चार्ज system flux is zero, it implies number of lines, और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of lines coming inside the Gaussian surface, is equal to number of lines going outside the surface। तो नेट फ्लक्स अगर जीरो आए तो ये मत सोचना कि भाई लाइंस ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब तो लाइंस होती हैं, लाइंस तो है पर जितनी लाइंस आई उतनी ही लाइंस क्या हो गई बेटा, बाहर चली गई। क्लियर हो गई बात सबको? अब इससे आगे समझते हैं अगली बात। मान लो कोई चार्ज जो है वो गाउसियन सरफेस से बाहर पड़ा हुआ है, तब हम समझेंगे उसका फ्लक्स कितना होगा। तो अगली छोटी सी हेडिंग, इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द गाउसियन सरफेस। तो अगला हमारा है इफ अ चार्ज is placed outside the Gaussian surface, यदि कोई चार्ज गाउसियन सरफेस से बाहर पड़ा हुआ है तब समझते हैं क्या होगा। तो मान लो हमारे पास ये गाउसियन सरफेस है, दिस इज योर गाउसियन सरफेस, और चार्ज जो है बेटा वो मान लो यहां कहीं है पॉजिटिव चार्ज। तो हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से अवे फॉर्म कराता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल देते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस which is passing from given area। तो देखो बेटा यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा जितनी लाइंस घुसी ना उतनी बाहर चली गई, तो कोई रुका ही नहीं। तो अगर कोई रुका नहीं तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई चार्ज गाउसियन सरफेस के बाहर पड़ा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना होगा बेटा, जीरो होगा। इस चीज को भी हम नोट करेंगे, राइट डाउन। इफ एनी चार्ज is placed outside the Gaussian surface, if any charge is placed outside the Gaussian surface, then for that charge the value of flux is जीरो। उस चार्ज के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं, राइट डाउन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगली हेडिंग छोटी सी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू group of charges, electric flux due to group of charges। तो मान लो बेटा मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस है S1, यहाँ पे एक सरफेस है S2, यहाँ पे एक सरफेस है S3, यहाँ पे एक सरफेस है S4। ठीक है, इस वाले में मान लो हमारे पास चार्ज है, लेट्स सपोज Q1। क्लियर बात सबको, या प्लस Q या Q1 मान लेते हैं। इस वाले में है Q2 और Q3, इस वाले में है Q4, Q5 और यहाँ पे एक चार्ज है Q6। ठीक है बेटा, तो हमें अब इसका फ्लक्स निकालना है। तो फटाफट देख लेते हैं फ्लक्स क्या होता है। जो भी गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उसका नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू S1, अगर S1 के थ्रू फ्लक्स देखा जाए तो सिर्फ एक ही चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q1, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट।
इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू S2 की बात की जाए तो दो चार्ज हैं तो इनका नेट मतलब Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू S3 की बात की जाए बेटा, अगेन दो चार्ज, इन दोनों का सम Q4 प्लस Q5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर तुम देखो तो इसमें तो चार्ज ही नहीं है और वो जो चार्ज है वो तो बाहर पड़ा हुआ है। तो अगर किसी सरफेस से बाहर है चार्ज तो हम जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू 0। तो फ्लक्स थ्रू क्या बेटा S4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और इसी एप्लीकेशन से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाऊंगा वो अगली क्लास में हम समझेंगे। इससे आगे और क्या क्या बातचीत हो सकती है फ्लक्स में। तो फ्लक्स बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रीवियस टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ो, फ्लक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। बस एक छोटी सी बात फ्लक्स में याद रखो, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम एनी गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो फ्लक्स बहुत मजे से आसानी से समझ में आ जाएगा। और फ्लक्स से रिलेट करके बेटा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसी चीज टॉपिक को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सब लोग बहुत अच्छा नोट्स बनाओ और सब लोग पढ़ते रहो। क्लियर है? थैंक यू।